जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, डीए डीआर के आंकड़े औंधे मुंह गिरे। आखिर मैं बात करूंगा कि आपको 1 जुलाई 2021 से लगा करके 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 के आंकड़े कितने बढ़े और क्यों ये गिरते जा रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई भत्ता क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे सीधा। और रक्षा मंत्री जी ने पीसीडीए स्पर्श की करी तारीफ कि 32 लाख जवानों का किया उद्धार। आखिर ये कौन सा उद्धार है, इसके ऊपर बिल्कुल तर्क सहित सीधी बात करूंगा। और बात करूंगा दोस्तों, एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, राहत सामग्री बांट रहा था, खुद पानी में आ टपका, बाकी जो जवान थे वो सुरक्षित। 56 साल बाद मिला आखिरी सैल्यूट, 56 साल बाद, और जो बॉडी मिली बिल्कुल हूबहू चेहरा, कहीं कोई बदलाव नहीं। लेकिन जब तक ये सम्मान मिला तब तक परिवार भगवान को प्यारा हो गया था। और रक्षा मंत्री जी का ऐलान, यानी हम कहते हैं कि जवानों के शौर्य और पराक्रम पर इस देश में अब राजनीति कुछ ज्यादा होने लगी। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपकी अगस्त 2024 के आंकड़े आ चुके हैं। सूचकांक आपने देखा होगा, यानी 142.6, यानी पिछला जुलाई का था 142.7, अब 142.6, यानी 0.1% की घटा है। अब डीए पे क्या फर्क पड़ता है, जैसे जून में क्लोजिंग हुई थी 141.4 की, जिसमें आप डीए बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का डीएडीआर 53.36, उसको राउंड ऑफ किया गया तो 53%, जिसकी घोषणा अगले वीक यानी इसी वीक आपको 3-4 दिन में हो जाएगी दोस्तों, 100%। अब मैं बात कर रहा हूं जुलाई में 142.7 आया जिसका सूचकांक था, और डीए बढ़ा 53.64, मतलब 53 के 0.64। अब 1% सूचकांक कम हुआ तो 53.95% हुआ, यानी 2 महीने में आप अभी तक 1% डीए की बढ़ोतरी नहीं देख पाए हो। अगले 4 महीनों में कितना होगा आप आइडिया लगा लो, 2.5 से 3% डीए बढ़ने का उम्मीद लग रही है। आखिर ये डीए, इतनी सारी महंगाई है, सब्जियां महंगाई, पेट्रोल महंगाई, डीजल महंगा, खाना पीना, अब फीस, स्कूल, ट्रैवलिंग, सब कुछ महंगा है, लेकिन डीए क्यों नहीं बढ़ रहा है। और ये डीए आपको बता रहा हूं कि आपको 4.44%, यानी 1 जुलाई 2021 से जब डीए की घोषणा हुई तो 31 से 3% की होकर के 34% हुआ। 1 जनवरी 2022 से 34 से 4% हो गया था, 38% हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो 6 महीने बाद था वो 38 से बढ़कर 42 हुआ, और 42 से बढ़कर 46 हुआ, और 46 से बढ़कर 50, यानी 4-4-4 का आंकड़ा लग रहा था 1 जुलाई 2022 से 1 जनवरी 2023, 1 जुलाई 2023 और 1 जनवरी 2024, यानी ये चौका चल रहे थे, 4 चौके थे। अब इस बार 3% की बढ़ोतरी, जैसे कि 53% हो गया है, और आगे 1 जनवरी 2025 से वो 3% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 2 महीने में अभी 1% की बढ़ोतरी नहीं हुई है। और ये जो महीना होता है बरसात वाला, ये सबसे ज्यादा महंगाई का होता है। इसमें सब्जियां, खाने पीने, सब चीजों की महंगाई होती है। अब इसके बाद दूसरी फसल आ जाएगी तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि सब्जियां आपको आगे आगे फसल हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इन्होंने बेस ईयर 1 जनवरी 2016 से इन्होंने वेटेज चेंज कर दिया। जो रोजमर्रा की चीजें, डीजल, पेट्रोल, खाने पीने, उनका पहले 65% वेटेज था, वो वेटेज कम कर दिया, और ये वेटेज बढ़ा दिया टीवी का, कार का, गाड़ियों का, जो स्टैटिक चीजें जिनको हम 10 साल में एक बार खरीदते हैं। तो इसलिए आपकी महंगाई की दर बढ़ नहीं रही है। ये सरकार ने शांतिपूर्वक गुप्त तरीके से किया, और जिसका परिणाम आपके सामने है। नहीं तो डी 8%, 10%, 12% महंगाई के हिसाब से बढ़ता था, तब रोजमर्रा की चीजों पर वेटेज ज्यादा था। तो ये सरकार की नीति आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे, और ये रिपोर्ट आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कल 277वें वार्षिक दिवस समारोह में आप स्पर्श पेंशन भोगियों से 30 लाख को स्पर्श पोर्टल से सफलतापूर्वक जोड़ा गया, और डीएडी का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने घोषणा की है, बड़ी घोषणा की है कि रक्षा मंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में भारत मंडप रक्षा लेखा विभाग ने डीएडी के वार्षिक दिवस समारोह में
उन्होंने बड़ी तारीफ की कि आपने 32 लाख पेंशन कर्मियों को में से 30 लाख का बेड़ा पार कर दिया है, स्पर्श पोर्टल के साथ जोड़ दिया है। अब उन्हें स्पर्श पोर्टल में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हैं। रक्षा मंत्री ने संसाधन के बेहतर उपयोग के लिए डीएडी की सराहना की, स्पर्श की सराहना की। बहुत बड़ा लेटर है। उन्होंने कहा है कि इससे सिविल कर्मचारी भी जुड़े हैं और सबकी समस्याएं आसानी से दूर हो रही हैं। स्पर्श ऑडिट मैनुअल हो गया है उन्होंने कहा तमाम चीजें स्पर्श के बारे में तारीफ की है। और ये लेटर आपको चाहिए, पीआईबी रिपोर्ट है और ये कल ही 1 अक्टूबर 2024 को निकली है, यानी बिल्कुल निकली है। लेकिन इसमें 32 लाख में से 30 लाख सैनिकों का तो बेड़ा पार हो गया। माननीय रक्षा मंत्री जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब आपने डाटा ट्रांसफर किया स्पर्श में, जब एक इंडिविजुअल का पूरा डाटा, उसका पूरा लेखा जोखा पुराना पीपीओ से लगाकर डिस्चार्ज बुक की कॉपी से लगाकर वहां पर था, आपने डाटा ट्रांसफर करते समय सबकी बाट लगा दी। किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत, किसी की डेट ऑफ मैरिज वाइफ की गलत, किसी का वाइफ का सरनेम गलत, तो वाइफ का नाम गलत। सारा डाटा इतना जो ट्रांसफर हुआ, उसमें से 50% लोग आज भी परेशान हो रहे हैं। और जब उनकी उम्र है 80 साल और उनसे डाटा करेक्ट करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आपके पास कोई भी, आपने कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं किया है, ना ही जिला सैनिक बोर्ड और ना ही स्टेशन हेडक्वार्टर, ना ही कंटोनमेंट, ना ही तहसील, ना ही पोस्ट ऑफिस, ना ही बैंक में, ताकि एक सीधा साधा भोला भाला एक विडो या एक सर्विसमैन जाए अपनी चीज को दुरुस्त कराए। वो दर दर भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। तो पहला तो आपने स्टार्टिंग किया था डाटा ट्रांसफर से, इनिशियल डाटा से, वहां पर कितनी गलतियां हैं, आज लोग सफर कर रहे हैं। दूसरा कि आपने स्पर्श पर टोल फ्री नंबर लगा रखे हैं, वहां पर एक अटेंडर पहली बात तो अटेंड नहीं कर पाते, लगता नहीं है, लग भी गया तो बोलता है ग्रेवियंस डाल दो, लग भी बोलता है तो अपने रिकॉर्ड में बात करो। उसके पास इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हमने कॉल किया है, यदि हमारी समस्या है तो उसको टोकन नंबर दिया जाए, उसको शिकायत के रूप में दर्ज किया जाए और अपने किसी अंदर इंटरनल सिस्टम में उसको रेज करे और वो टोकन नंबर के हिसाब से हमारी समस्या का समाधान हो। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा आपने गदर मचा रखा है। किसी भी अथॉरिटी, किसी भी अधिकारी से सीधी बात नहीं आज तक कोई कर पाया है, आखिर क्यों? और आपने कॉमन सर्विस सेंटर की बात की, बिल्कुल जेशू जवान सब परेशान है, जिसका लाइजन है वो अपना काम कर लेते हैं। पे और पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं, कम्यूटेशन 30 साल से कट रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। बोला ग्रेवियंस फाइल करो, फिर ग्रेवियंस फाइल करें तो आपको कॉल क्यों किया, आप लोग बैठे किस लिए हो? कम्यूटेशन कट रहा है, कोई जवाब नहीं। किसी की डिसेबिलिटी पेंशन नहीं आ रही, किसी की पेंशन कम आ रही, किसी के रैंक को पुराने पीपीओ के हिसाब से एसीपी 1 था, उसको आपने सिपाही बना दिया है, आपने नायब सूबेदार को हवलदार बना दिया है। तमाम तरीकों को लेकर जवान परेशान है। इसके ऊपर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज, ऐसा सिस्टम आपका स्पर्श में दिख रहा है जिससे लगे कि हाँ ये आसान हुआ है और हमारे लिए ग्रेवियंस फाइल करूँ या हमारे पे एंड अलाउंस से संबंधी डॉक्यूमेंट संबंधी जल्दी सुधारो। कतई नहीं हुआ है, नहीं है तो क्यों? ग्रेवियंस सिस्टम बकवास। ओआरओपी 3, आपने इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया है ओआरओपी 3 के बाद कि सारे पेंशनर्स परेशान हैं, एक दूसरे से इस बात कर रहे हैं। और हम इसको क्लियर करने के लिए आपकी संस्था से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो बोलते हैं ग्रेवियंस फाइल कर दो, हमें नहीं पता। ये कंप्यूटर ऑटो जनरेटेड मैसेज है, यानी कंप्यूटर ऑटो जनरेटेड मैसेज किसी भले के लिए अभी तक नहीं आया कि हम आपको समय से पहले पेंशन दे रहे हैं, आपका एरियर आ गया, आपका डी आ गया। ये ऐसा आता है कि दिमाग को हिला देता है। और आज भी लोग जो नो चेंज पेंशन का मैसेज को लेकर बहुत सारी गंभीर समस्याएं पैदा हुई है। तो ये था आपका स्पर्श सिस्टम। आगे बढ़ते हैं खबर के लिए दोस्तों। बिहार में मुजफ्फरनगर में एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर बाढ़ के पानी में गिरा और बाढ़ राहत सामग्री बांट रहा था, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी जवान सुरक्षित हैं। आप इनकी एक वीडियो क्लिप देख सकते हो और वहां पर सभी जवान सुरक्षित हैं। लोकल लोग भी, जैसे हमारे भारतीय तरीका है, उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, खाना पीना और उनका उपचार हो रहा है। और दोस्तों बात करूंगा 56 साल बाद आखिरी सैल्यूट। हाँ जी दोस्तों, मलखान सिंह का शव यानी उनकी डेड बॉडी बर्फ में दबी थी। 1968 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें हिमाचल के रोहतक दर्रा में। जब उनकी बॉडी निकाली गई 30 सितंबर को, हूबहू एक सोल्जर दिख रहा था सामने।
और जब उसको आखिरी सैल्यूट मिला तो आप देख सकते हो, यह है सेना की खूबसूरती। सेना से बढ़कर ये जो ट्रेडिशन के मामले में है ना, ट्रेडिशन के मामले में हो, चाहे सर्वधर्म समभाव सद्भाव की बात हो, संभाव की बात हो, सेना से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता। आज उन्हें सम्मान मिला, लेकिन अफसोस की बात का उनके जो बेटे थे वो भी दुनिया को अलविदा कर चुके थे, पोते पोती थे, जहां पर हमारी सेना वहां पर पहुंची। अब मैं बात करूंगा जहां पर चुनाव आते हैं और सेना और सैनिकों के पराक्रम की बात होती है और हर एक पार्टी उसको भुनाने की कोशिश करती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर देशद्रोही जैसे आरोप लगाती है, लेकिन कभी सैनिक इन सैनिकों के ऊपर राजनीति करना क्या सही है? माननीय रक्षा मंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की तमाम बातें की, कांग्रेस को सबूत को लेकर बातें की, तो आखिर हमेशा चुनाव के ऊपर ही ये सब चीजें याद आती हैं। चुनाव के बाद ये सब चीजें क्यों नहीं पब्लिसिटी में आती? क्यों वो सैनिकों को सम्मान नहीं मिला जिनका आप गुणगान करते हो, जिनके नाम पर आप वोट मांगते हो, जिनके नाम पर आप वोट काटते भी हो? वोट मांगते हो, वोट काटते हो, लेकिन जिनके लिए, जिन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, जिनकी शहादत हुई, जरा उनकी भी सुध लो। कभी किसी ने ये कहा कि जितनी विधवाएं थीं, जो लोग शहीद हुए एक साल में, उनके यहाँ सरकार इतनी बार गई, इतना उनको पैसा दिया, उनके बच्चों की देखभाल की, उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली, चिकित्सा की जिम्मेदारी ली, तो लोगों को मैसेज जाए, बाकियों को लगे कि नहीं, सरकार यानी जो देश के लिए कुर्बान हो गए, कुर्बान के पीछे उनके माँ बाप, उनकी वाइफ बैठे, उनके लिए सरकार इतनी जिम्मेदार है। वो एग्जाम्पल सामने क्यों नहीं लाते? वो भाषण क्यों नहीं दिए जाते इस देश में? वो भाषण दिए जाते हैं बस मैं उसके वोट काटूं, अपने वोट डालूं, तो सैनिकों के ऊपर राजनीति करना करो बंद। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में भ्रष्टाचार का यदि गंभीर मामला यदि संज्ञान में आ जाता है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं करती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हमारे सेना के जवान करते हैं पाकिस्तान में घुसकर, और उस पर भी कांग्रेस के लोग सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ये क्या कर रहे हैं लोग? देश के सेना के जवानों के ऊपर भी ये सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। हमारे सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह कुवत है कि वह सीमा के इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की कुवत है। जनता के सिपाहीदार बनते हैं, जनता के हितैषी बनते हैं। एक आंकड़ा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार यहां पर रही है, उन्होंने हरियाणा राज्य को केवल 21,564 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि 2014 से लेकर 2024 तक हमारी सरकार ने हरियाणा को 78,345 करोड़ दिया है। बहनों भाइयों, 2.5 करोड़ से अधिक दिया है। ये कैसे आकर कहते हैं कि हम हरियाणा को बनाना चाहते हैं, हरियाणा की गरीबी दूर करना चाहते हैं, हरियाणा की